Friends, welcome to Crack Next, a step towards free education for all. And today we are going to discuss about the conflict between fundamental rights and directive principles. तो ये जो बेसिकली कन्फ्लिक्ट है ये बिटवीन है हमारे टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है उनके बीच, जो हमारा लेजिस्लेचर है और जुडिशियरी है उनके बीच। ये एक कन्फ्लिक्ट के बीच में निकल के आता है क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा जस्टिफिएबल इन नेचर है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो है कि स्टेट को गाइडलाइंस देते हैं, एक गोल सेट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो पाए। तो इन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग 4 केसेस इंपॉर्टेंट हैं: चंपकनाथ दोराईरंजन केस, गोलकनाथ केस, केशवनंद भारती केस एंड मिनर्वा मिल्स केस। इन चारों केसेस को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या है दोनों जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके बीच के कन्फ्लिक्ट होने का रीज़न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। अब आइए समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल इन नेचर हैं। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, डिफरेंट फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और ऐसे ही बहुत सारे हैं, जिनका अगर वायलेशन हुआ है तो वो कंसर्न पर्सन कोर्ट में वो कर सकते हैं अपील कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है और उन्हें उसके अकॉर्डिंग जस्टिस मिल जाएगी। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि एक जस्ट और एक बैलेंस्ड इक्वालिटी वाले सोसाइटी में आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो इन दोनों के बीच एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का माहौल रहता है। और हमारा आर्टिकल जो है 37 वो कहता है कि ये मोरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा जस्ट सोसाइटी का गोल है वो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए केसेस को डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा केस 1 है जो 1951 में आया था, ये है चंपकम दोराईरंगन केस। इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दोनों के बीच में अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उनके बीच अगर कन्फ्लिक्ट का माहौल होता है कुछ केसेस को लेके या फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स या कुछ और चीज़ों को लेके, तो क्या होगा कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल कर जाएगा। फंडामेंटल राइट को विजय मान दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू हमारे जो डीपीएसपी हैं उनके कंपैरिजन में, और फंडामेंटल राइट के फेवर में केसेस को पॉजिटिव देके उसके अगेंस्ट नहीं, उसके फेवर में केसेस को पॉजिटिव कर दिया जाएगा। और क्या कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, सब्सिडियरी है फंडामेंटल राइट्स के, वो इनके सब्सिडियरी हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट इसके रिएक्शन में पार्लियामेंट ने क्या किया कि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए। ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने, सेवरल इनैक्टमेंट किए जो फंडामेंटल राइट कुड बी अमेंडेड विद द हेल्प ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट और 17th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया कि एक प्रोविजन किया, कुछ इनैक्टमेंट कर दिया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। ठीक है, जो कि 1951 में, 1955 और 1964 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं हुई, फिर 1951 के आगे भी केसेस आए, जैसे हमारा गोलकनाथ केस। उसमें जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन है उनको कभी भी इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। उनमें अमेंडमेंट नहीं होगा क्योंकि वो उनके फंडामेंटल राइट है और वो उनको मिलने ही चाहिए, इनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसके रिएक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिएक्शन में पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में डिक्लेयर किया और 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में भी डिक्लेयर किया। तो ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है जो 1971 में आया था उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने कहा कि उनको पावर है फंडामेंटल राइट को और टेक एनी फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको पावर है कि वो किसी फंडामेंटल एक्ट को ले सकें। इसके अलावा 25th अमेंडमेंट एक्ट में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल 31C इन द पार्ट 3, उसको फिर एक जो 25th अमेंडमेंट एक्ट है उनको ऐड किया एज अ आर्टिकल 31C इन द पार्ट 3 इटसेल्फ। ठीक है, ये गोलकनाथ केस का हुआ 1961 में।
लेकिन इसके बाद भी जो कन्फ्लिक्ट था दोनों जो हमारे गवर्नमेंट हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, उनके बीच, वो खत्म नहीं हुआ। वो और आगे चलता गया इन द केस ऑफ केशवनंद भारती केस। ये बहुत फेमस केस है, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर है और पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के थ्रू भी उसे वायलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम आगे देखते हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कि आप अमेंडमेंट के थ्रू भी, जो बाकी केसेस में, गोलकनाथ केसेस में जो आपने किया था, वो बाकी केसेस में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने बना कर दिया था, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा कहा गया, उसमें 2 प्रोविजंस दिए गए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो हमारा आर्टिकल 31 में आता है, वो पार्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का और उसको अमेंड किया जा सकता है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजन था। सेकंड प्रोविजन केशवनंद भारती केस का था, जो 1973 में था, कि कोर्ट ने अपने आप को रिजर्व कर लिया कि वो खुद को डिसाइड कर पाए कि जो वेरियस मैटर्स हैं वो कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। और ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन, वाई जुडिशियरी इज कॉल्ड एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये केशवनंद भारती केस का उसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। फिर भी इसके बाद भी जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बरकरार रही हैं और अभी जो हमारा एक केस था 1980 में, मिनर्वा मिल्स केस का, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसने कहा कि जब हमारा ये केशवनंद भारती केस हुआ था तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया 1976 में। और इसके अकॉर्डिंग हुआ कि द पोजीशन ऑफ द लीगल प्राइमेसी एंड supremacy to the directive principles over fundamental rights conferred by the article 19 and 31। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइमेसी और सुप्रीमेसी कर दी गई, किसकी? टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कर दी गई फंडामेंटल राइट के ऊपर। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बना दिया गया सुप्रीम, किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और जो हमारा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग इनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है इनको अनकॉन्स्टिट्यूशन और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक, और इस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उनका सहायक मान दिया गया था फंडामेंटल राइट का, और ये कहा गया था कि दोनों अगर साथ चले तो ज़्यादा बेटर होगा और इसमें कन्फ्लिक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और प्रेजेंट ऑर्डर्स देखिए क्या चल रहा है कि आर्टिकल 14 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट वेयर एक्सेप्टेड एज द सबऑर्डिनेट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको अभी सबऑर्डिनेट मान लिया गया है। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी इन आर्टिकल 31 वाज अबॉलिश, उनको अबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन 1978। और अभी के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या चल रहा है कि जो 1980 का हमारा मिनर्वा मिल्स केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस बनाते हुए रहना है। और ये दोनों मजबूत पहिए हैं एक रथ के, जिनमें सामंजस्य जरूरी है। अगर दोनों में से किसी एक का भी बैलेंस गड़बड़ होता है तो ये बहुत गलत बात होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसके अलावा जो केसेस था उसमें अभी जो प्रेजेंट का सीनरियो है उसमें कहा गया कि ये दोनों के बीच में एक बैलेंस रहना ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। अगर बैलेंस गड़बड़ होता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है वो नहीं रह पाएगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो भी गोल्स हों वो सारे फंडामेंटल राइट को खत्म करते हुए होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो, बल्कि पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए करें। ठीक, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज या डिस्ट्रॉय ना करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसके बीच का कन्फ्लिक्ट क्या है। हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया और ये समझा कि अभी के कंटेक्स्ट में क्या जजमेंट है। तो आपका इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।